एवरीवन, आप सबकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है लाइव मॉक टेस्ट। इन टेस्ट को हर कोई बच्चा दे सकता है सो दैट वो अपनी जनरी को चेक कर सके कि कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, कितना उन्होंने पढ़ लिया है। अगर आपके नॉन में कोई ऐसा बच्चा है जो कि 12th क्लास में है, जिसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, आप खुद, तो उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इस साल CU सेट 2022 के बेसिस पे कॉलेज के अंदर एडमिशन्स होंगे। उसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी दो सेक्शन रहता है एग्ज़ाम में। पार्ट ए सबके लिए कॉमन रहता है एंड पार्ट बी डोमेन स्पेसिफिक रहता है। अनअकैडमी उसी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस का कोर्स लेके आया है, जिसमें पार्ट ए का अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, पार्ट बी का अलग से। अगर किसी को कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी वहाँ पे है, जो कि आपको डेली लाइव क्लास वहाँ पे मिलेंगी। इन केस आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग, आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आपको PDF मिल जाएंगी। आपके कोई भी नोट्स आए तो आप लाइव क्लास में टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, और साथ ही साथ आप अपने 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उनको भी एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। और कोई बच्चा ऐसा है जो कि BSc में है, MSc कर रहा है, MSc करने वाला है, तो उनको भी यहाँ पे पार्ट ए जो सेक्शन है वो काफ़ी हेल्प करेगा उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। तो अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 यूज़ करके कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ़र पा सकते हैं। सो जल्दी से जाइए, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए सो दैट आपकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे बूस्ट अप हो जाए। अनअकैडमी ऐप कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। ओके, सो हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स की। ये जो पोर्शन है ये इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स दोनों में कॉमन है और इससे हर साल फिक्स रहता है एक क्वेश्चन आएगा। आप अगर एक MSc एंट्रेंस एस्पिरेंट हैं या फिर गेट के जो एंट्रेंस होते हैं वो CSR नेट, ICAR, ICMR, बार्क, इन सब में हमेशा हार्डी वेनबर्ग जो क्वेश्चन है वो पक्का मिलता है, चाहे किसी तरीके से मिले और कैसे भी मिले। ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को ये लगता है कि हमें ये समझ में आ गया, पर इसके न्यूमेरिकल्स करने में या फिर इसकी जो थ्योरी है उसके अंदर काफ़ी बार बिल्कुल छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स वो सब कर देते हैं। तो उन मिस्टेक्स को वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन डील करूँगी, फिर जो उसका फॉर्मूला है उसको अच्छे से समझा के फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊंगी। देन उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल हो रहे हैं उस पर भी अपनी नॉलेज को अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। और पर आज आप अपना जो भी हार्डी वेनबर्ग से रिलेटेड है इस क्वेश्चन को पक्का कर ले जाओगे, साथ में आप अपने एंट्रेंस के अंदर 4 मार्क्स अपने प्लस कर पाओगे। ठीक है, सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। एक तो जैसे नॉर्मल कंडीशन होती है मेंडल वाली, और जिसमें हम मतलब नॉर्मल जनरल लाइफ देखते हैं, और एक होती है हार्डी वेनबर्ग। हार्डी वेनबर्ग क्या करता है कि सारी सिचुएशंस आइडियल होनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन कहने का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर कोई भी तो म्यूटेशन नहीं हो रही, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स के बीच में रैंडम मेटिंग चलेगी, कोई किसी से मेट करके रिप्रोडक्शन कर सकता है ना, उसके अंदर नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो जैसे हैं वैसे ही वहाँ पे रहें। मतलब ऐसे नहीं है कि मान लो 10 ऑर्गेनिज्म हैं, 10 में से 2 को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने हैं उतने के उतने वहाँ पे होने चाहिए। जो पॉपुलेशन है वो लार्ज साइज़ की होनी चाहिए। ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, इनसे भी काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट दी हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो वहाँ पे आपको नोट वाली सिचुएशन में 4 ऑप्शन आ जाएंगे, नो म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, फिर आ जाएगा स्मॉल पॉपुलेशन साइज, नो नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पे लार्ज था या स्मॉल था तो वो फंस जाएगा। तो एक ऐसे याद रख लो कि आइडियल सिचुएशन है। आइडियल मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जो इवोल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। म्यूटेशन इवोल्यूशन कोज करती हैं। रैंडम मेटिंग मतलब अगर हम एक ही स्पीशीज़ में ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड करवाते चलेंगे तो आगे नए कैरेक्टर्स के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर वो कोई ऑर्गेनिज्म रैंडम किसी से भी मेटिंग करेगा तो चांसेस हैं उसका जो आगे ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें नया कैरेक्टर आ जाए। तो इनको नए कैरेक्टर नहीं चाहिए, इनको इवोल्यूशन नहीं चाहिए। इस वजह से इनकी जो कंडीशन है सारी इवोल्यूशन को रोकने वाली हैं। ना ही कोई नेचर में सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि नेचर सेलेक्ट करेगी तो अगेन इवोल्यूशन हो जाएगा।
पॉपुलेशन छोटी होगी तो रैंडम मेटिंग करने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि उतने ही जीन्स के अंदर वो एक पर्टिकुलर जीन सर्कुलेट करता रहेगा। तो पॉपुलेशन बड़ी होगी साइज़ में, तब वहाँ पे चांसेस होंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रैंडम मेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके अंदर कोई भी जीन फ्लो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। नो म्यूटेशन मीन द जीन पूल इज मॉडिफाइड if mutation occur or if entire gene are deleted or duplicated. Random mating if individual mate within a subset of the population such as near neighbor or close relative. Random mixing of gamete does not occur and genotype frequencies changes. मैं इन डेफिनेशंस के बारे में पहले जो बोल चुकी हूँ वही इनके बारे में है, इसलिए ज़्यादा इनके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन हमें बस ये जो 5 पॉइंट हैं इन पॉइंट्स को याद रखना है, और फिर इसका फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स। नो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि एलील फ्रीक्वेंसी चेंजेस व्हेन इंडिविजुअल विद डिफरेंट जीनोटाइप शो कंसिस्टेंट डिफरेंसेस इन देयर सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस। मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्लियर है 2 टर्म्स। मैंने मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाई हुई है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द जेनेटिक्स। वो वीडियो काफ़ी लोग नहीं देखते ये सोच के कि बेसिक्स है, बट उस बेसिक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एलील, जीन, लोकस, कैरेक्टर, ट्रेट, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। तो ये अगर आपको जेनेटिक्स के अंदर क्या है ये टर्म्स अगर क्लियर हो गई तो मतलब ये मान लो कि 40% काम तो क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ही उन्हीं टर्म्स में होता है। तो जैसे हम एक कैरेक्टर बोलते हैं कि प्लांट की हाइट क्या है, हाइट है कैरेक्टर। हाइट के 2 ट्रेट हैं, क्या, एक तो टोल, एक ड्वार्फ। जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है जीन, और एक ही जीन की 2 फॉर्म की, टोल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। इसी जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग, उनको बोल देते हैं एलील। सो एलील क्या होता है, एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक होता है आइसो एलील। आइसो एलील क्या होता है, जैसे आइसो मतलब सेम, जो एलील एक ही कैरेक्टर के बारे में बताएं, जैसे प्लांट की हाइट टोल है, प्लांट की हाइट ड्वार्फ है, ये क्या है, आइसो एलील है। पर अगर ऐसे है, एक जीन है आर जीन बताता है प्लांट्स में राउंड सीड के बारे में, पर और इसका जैसे दूसरा अल्टरनेटिव होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब राउंड और रिंकल्ड, ये क्या है, टोल एंड ड्वार्फ। काफ़ी बार ये राउंड वाला कैरेक्टर मतलब राउंड वाला जो जीन है ये टोल कैरेक्टर को शो करने लगे। आप सोचोगे मैम आप कुछ भी कैसे बोल रहे हो, ये म्यूटेशंस के केसेस होते हैं, जीन इंट्रैक्शन के केसेस होते हैं। एक एग्जांपल है एडिटिव टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन। उस एडिटिव टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शन में देखा जाता है कि एक दूसरा जीन किसी और जीन की तरह बिहेव करने लग जाता है। मतलब जैसे ये टोल, ये एग्जांपल के तौर पे है, ऐसा देखा नहीं गया है, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि टोल टी था और आर भी टोल ही शो करने लगा, तो ये क्या हो गए, टी एंड आर यहाँ पे क्या हो गए, सूडो जीन या सूडो एलील, क्योंकि ये एक्चुअल में अलग अलग जीन हैं पर ये बिहेव किसकी तरह करने लगे, ये बिहेव करने लगे एक दूसरे के सेम कैरेक्टर की तरह, तो इनको बोल देते हैं सूडो एलील। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी, मैंने कुछ तो यहाँ पे बताए हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको जाननी है तो आप उन वीडियोस को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट का वहाँ पे डाल दूँगी। तो अब हम अपने पास जो मेन एक इक्वेशन आती है हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, तो वो किससे आई, एक होती है पास्कल ट्रायंगल। वो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से जो हार्डी-वेनबर्ग का फॉर्मूला है वो ड्राइव किया गया है। क्या फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द एलील फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब यही कि जैसे मैंने क्या लिया था कैरेक्टर, मान लो मैं यहाँ पे अब टोल कंसिडर कर रही हूँ। टोल के 2 एलील हैं, एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। कैपिटल टी अपना डोमिनेंट है, स्मॉल टी अपना रिसेसिव है। यहाँ पे मुझे अगर F1 F2 जो जनरेशन्स होती है उसमें जीनोटाइप निकालना हो, जीनोटाइप किसको बोलते हैं, अगर मैंने लिख दिया कैपिटल टी, ये कैपिटल टी क्या है, दोनों यहाँ पे सेम एलील आए हैं, तो सेम अगर आए हैं तो क्या हो गए, होमोजाइगस, और टी क्या है, डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इसको हम बोल देंगे। तो ये क्या है, जीनोटाइप है कैपिटल टी और कैपिटल टी, और अकेला अगर मैंने कैपिटल टी लिखा है तो इसको बोल देते हैं एलील। अगर इसकी जगह मैं लिख दूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, एक
हिट्रोजाइगस कंडीशन है। ये आप सोच रहे होगे मैम क्या बेसिक चीज़ें बता रही है, यही चीज़ें हैं जो बच्चे मतलब उनको क्रिस्टल क्लियर नहीं रहती और क्वेश्चन में माइनर मिस्टेक्स करने के चांसेस हो जाते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हिट्रोजाइगस कंडीशन है। और एक होता है स्मॉल टी, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो यहाँ पे अब देखिए कि ये जो हमने होमोजाइगस डोमिनेंट, हिट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव बोला, ये क्या है, ये है जीनोटाइप। और सिर्फ मैंने बोला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या है, एलील। तो इसी तरीके से हार्डी वेइनबर्ग में क्या होता है, एक तो एलील फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है, एक जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। अगर एलील फ्रीक्वेंसी बोला होगा तो उस टाइम हमें एक जीन की एक एलील की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में बतानी पड़ती है। तो ये P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे जो P है ये डोमिनेंट कंडीशन को शो करता है और जो Q है ये रिसेसिव कंडीशन को शो करता है। तो मतलब ये जो P है ये क्या बताएगा, कैपिटल T जो एलील है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, जो जो Q है ये बताएगा स्मॉल t की फ्रीक्वेंसी की स्मॉल t कितना एक यहाँ ओवरऑल पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में पी स्क्वायर क्या बताएगा, पी स्क्वायर बताएगा होमोजाइगस डोमिनेंट के बारे में, जैसे कैपिटल टी। क्यू स्क्वायर क्या बताएगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। 2pq किसके बारे में बताएगा, हिट्रोजाइगस जो कंडीशन होती है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी के बारे में, ये 2pq यहाँ पे बताता है। तो दो फॉर्मूलाज अपने यहाँ से हो गए। अब इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करना है वो हमें देखना है। उससे पहले एक और जनरल इन्फॉर्मेशन की इज इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है, एलील एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सम टू लेस देन और इक्वल टू 1, ये हमेशा इक्वल टू 1 होती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं लगभग 100%। यहाँ पे वही बेसिक्स बातें मैंने लिखी हुई हैं कि किसको क्या बोलेंगे, कि मान लो आपके पास सिचुएशन है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो उसको क्या बोल देते हैं, पी स्क्वायर, जो कि क्या हुआ, होमोजाइगस। ये सब चीज़ें अभी अभी जो सिंपली समझाई हैं वही लिखा हुआ है मैंने। अब जैसे फॉर्मूला आता है एलील की फ्रिक्वेंसी निकालने का, ये जीनोटाइप की फ्रिक्वेंसी निकालने का, ये क्या है एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं मेरे वाले तरीके पे आ जाऊँगी, सीधा अपन डायरेक्ट करेंगे। वैसे एक बार बुक वाला देख लेते हैं। एलील फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए स्पेसिफिक एलील इन ए पॉपुलेशन। मतलब स्पेसिफिक एलील मतलब मान लो मैंने कह दिया एक क्वेश्चन में 500 लोग प्रेजेंट है, जिसमें से कैपिटल टी मिला है 400 लोगों में, स्मॉल टी मिला है 100 लोगों में। तो आप ये बताइए कि स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमें स्मॉल टी की यहाँ पे वैल्यू पता है, कैपिटल टी के लिए हम श्योर नहीं है, क्योंकि कैपिटल टी दो सिचुएशंस में प्रेजेंट हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मतलब अगर डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा जीनोटाइप है, ये वाला है या फिर ये वाला है। और रिसेसिव अगर दिया हो, ये स्मॉल टी करके नहीं होता, ये से होता है रिसेसिव जीनोटाइप। तो रिसेसिव हमें श्योर रहता है कि जो इंडिविजुअल है वो स्मॉल टी ही है, क्योंकि रिसेसिव हम इसको नहीं बोलते बीच वाले को, इसको हम डोमिनेंट ही बोलते हैं, जो कि हिट्रोजाइगस होता है पर डोमिनेंट होता है। तो ऐसे अगर एक क्वेश्चन में बोल दे कि एक पॉपुलेशन में 100 जीन रिसेसिव हमें मिले हैं और उसमें से 400 हमें डोमिनेंट टाइप के कैरेक्टर मिले हैं, तो बताओ इस पॉपुलेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो हमें स्पेसिफिक एलील के ऊपर जाना है। तो मान लो मेरे को रिसेसिव के बारे में पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे रिसेसिव लिख दूंगी 100 और उसके नीचे लिख दूंगी टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हैं उस पूरी पॉपुलेशन में। तो 100 डिवाइड बाय 500, तो ये कट के 5 हो जाएगा और अपना हो जाएगा 0.2। यहाँ पे क्या, जो स्मॉल अपना क्यू था उसकी एलील फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से डायरेक्ट निकालते हैं। अगर आपसे पूछा हो इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पी, तो आप पी की फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते 400। क्यों, क्योंकि एक तो जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट सिचुएशन होते हैं, एक हिट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हमें श्योर नहीं है कि डोमिनेंट कौन सा यहाँ पे पूछा है। इस वजह से हमें पहले रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, p इज इक्वल्स टू 1 माइनस में क्यू, तो p इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 0.2 और p इज इक्वल्स टू 0.8। तो इस तरीके से सिंपली एलील की फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके वापस से देख लेना कि क्या मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी की। अगर किसी जनरेशन में पूछा हुआ हो पॉपुलेशन में जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है, सो द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद द पार्टिकुलर जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन। पार्टिकुलर जीनोटाइप कैसे, इस टाइप के क्वेश्चंस में दिया होगा कि कैपिटल टी प्रेजेंट है 300,
कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है 200 और स्मॉल टी प्रेजेंट है मान लो 500। तो ये बताओ यहाँ से जो कैपिटल टी है उसकी या तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी या फिर एलेलिक फ्रीक्वेंसी, अगर किसी भी पॉपुलेशन में आपसे पूछा हो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जीनोटिपिक पूछा है उसका मतलब कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी पूछी है, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ये टर्म्स ध्यान रखनी है, जीनोटिपिक पूछा है या फिर एलील की फ्रीक्वेंसी पूछा है। अगर एलील की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे पूछा है तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पे दोनों पूछ रही हूँ कि पहले निकालो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होगी, दूसरी बताओ एलेलिक फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होगी। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, मान लो मेरे को सबसे पहले निकालना है कैपिटल टी के बारे में, तो मैं जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कैपिटल टी वाले उनको लिख लूँगी। कितने हैं, 300, 300 तो डायरेक्ट दे ही रखे हैं, कैपिटल टी 300 और कैपिटल टी स्मॉल टी के 200 दे रखे हैं। तो 200 क्या है, ये इनके एलील्स के नंबर है। तो मतलब जो कैपिटल टी इसमें है उसका भी 100 हिस्सा है और जो स्मॉल टी है उसका भी 100 हिस्सा है। इन दोनों को मिला के ही तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना और ये 200 बना। तो इस वजह से यहाँ से क्या करेंगे, हम जो 100 हैं उसको यहाँ से उठा लेंगे, इसका आधा हिस्सा, किसका, कैपिटल टी स्मॉल टी का आधा हिस्सा। इन सब का टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 1000। तो इसके अपॉन में मैं 1000 कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं क्या निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ एलेलिक फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, मतलब पी की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो 300 प्लस में 400, तो ये क्या हो जाएगा 400 अपॉन में 1000। 2 0 से 2 0 कट गई, ये क्या हो गया 0.4 मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। मैंने यहाँ पे क्या निकाला, सॉरी जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी थी अपनी, ये पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। और यहाँ से मुझे पी अगर निकालना हो एलील की फ्रिक्वेंसी तो वो क्या हो जाएगी 0.4, तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.2। और आप ऐसे ही जो रिसेसिव वाला है उसकी भी निकाल सकते हो पूरा ऐसे कैलकुलेशन करके, अदरवाइज बस अपने को एक चाहिए, एक निकालने के बाद हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। पी यहाँ पे 0.2 आ चुका है, मतलब क्यू अपना 0.8 आ जाएगा। तो ये तो इंडिविजुअल पी एंड क्यू की वैल्यू हो गई। अगर हमें पी स्क्वायर चाहिए तो पी स्क्वायर था 0.4, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.8 की होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.64, ठीक है। और अगर हमें 2pq चाहिए तो 2pq मतलब हिट्रोजाइगस की, तो उस टाइम हम क्या कर देंगे 0.2 इंटू में 0.8 इंटू में 2, क्योंकि 2 p की वैल्यू है 0.2, क्यू की वैल्यू है 0.8। तो ये अपना कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये अपना हो जाएगा 0.32। ये अपनी हो जाएगी हिट्रोजाइगस वाली फ्रिक्वेंसी। तो इस तरीके से इनकी फ्रिक्वेंसीज निकालते हैं। इन क्वेश्चंस में बस जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखनी पड़ती है, जीनोटाइप क्या है, एलील फ्रिक्वेंसी क्या है। इसके मैं चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ आपको, न्यूमेरिकल से हमें और अच्छे से समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, द रिसेसिव एलील बी अकर्स विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.8। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद अपनी नोटबुक में जो कंसेप्ट अभी समझाया है उस कंसेप्ट से खुद क्वेश्चन को निकाल के देखोगे, क्योंकि मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। खुद का निकालने के बाद देखना कि मैंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सो शुरू करते हैं। आप सबके पास 2 मिनट है, अपना क्वेश्चन आप लोग कीजिए। द रिसेसिव एलील बी अकर्स विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 0.8, मतलब बी की क्या दी हुई है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है रिसेसिव एलील की। एलील की फ्रिक्वेंसी है मतलब नॉर्मली अपना पी प्लस क्यू में क्यू की वैल्यू दी है, तो क्यू इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0.8 इन ए पॉपुलेशन ऑफ क्रैब दैट इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। इन्होंने होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे नाम ले दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब किसके बारे में पूछा है, पी स्क्वायर की इन्होंने वैल्यू पूछी है। और मतलब क्या पूछा है, जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी इन्होंने हमसे पूछी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्यू की वैल्यू है, मतलब रिसेसिव की है और इन्होंने डोमिनेंट की पूछी है। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होता है। पी क्या हो जाएगा 1 माइनस में 0.8, पी की वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब इन्होंने पी स्क्वायर हमसे पूछा है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2 की होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.2
0.04 अपनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी किसकी, जीनोटाइप की। बाकी यहाँ पे मैंने सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, सोल्यूशन देख लो। रिसेसिव एलील बी फ्रीक्वेंसी 0.8 अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस में क्यू, पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 0.8। फिर यहाँ से अपना पी आ गया, और जो होमोजाइगस डोमिनेंट है उसको पी स्क्वायर बोलते हैं, पी स्क्वायर बोलते हैं मतलब 0.04 अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील इन ए जीन पूल इज 0.19 एंड 0.81। एज्यूम, ये टू एलील्स की दी हुई है, यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया, मतलब ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। एज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज इन द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, हमने मान लिया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। परसेंटेज पूछा है, इसका मतलब हमें सबसे पहले जो हेट्रोजाइगस है उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? पी की वैल्यू दी है 0.19, क्यू की दी है 0.81, तो हेट्रोजाइगस क्या होता है 2p क्यू होता है। और इसको कैसे कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट जो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है उस पर आ जाती हूँ। ए की वैल्यू 0.19 मतलब ये है पी, स्मॉल ए दिया हुआ है 0.81 मतलब क्यू, पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग में है, परसेंटेज पूछा है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस बोल दिया, इसका मतलब हमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी जो कि होगी 2p क्यू। 2p की वैल्यू क्या है 0.19, क्यू की वैल्यू है 0.81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.307। ये क्या आ गई, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी आ गई। पर हमसे तो परसेंटेज पूछा है, इस वजह से इसको मैं कर दूंगी 100 से मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 30.7 आंसर, जिसको हम राउंड ऑफ करके लगभग 30% यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इन द पॉपुलेशन। होमोजाइगस रिसेसिव पूछा है मतलब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पूछी है किसकी, रिसेसिव की। रिसेसिव मतलब क्यू स्क्वायर की परसेंटेज वैल्यू पूछी है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.81। तो हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, या तो ऐसे कर लो, पहले क्यू स्क्वायर निकाल लो 0.81 की होल स्क्वायर, फिर उससे अपना आंसर आएगा 0.656। ये तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। अब इसको परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू में 100 कर देंगे, जिससे अपना आंसर आ जाएगा 65.6%। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, फिर भी आपको कोई डाउट बचे तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ अपडेट देना चाहती हूँ कि मैंने अनअकैडमी पे कुछ फ्री क्लासेस स्टार्ट की हैं। जो बच्चे 12th क्लास में हैं, जिनको यूजी का एंट्रेंस देना है, उनके लिए भी वो बेनिफिशियल रहेंगी। जो बच्चे बीएससी में हैं, जिनको एमएससी का एग्ज़ाम देना है, वो वीडियोस उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि मैं इस हिसाब से वीडियोस को डिज़ाइन करूँगी कि आप सबका उसमें फ़ायदा हो। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं 12th के, उनको यही नहीं पता कि 2022 से उनका जो बैचलर्स में एडमिशन है वो एक एंट्रेंस देने से होगा। अगर उनको अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बैचलर करनी है, तो आप किसी बच्चे के पेरेंट हैं या फिर भाई बहन हैं या फिर आपके नेबर में कोई 12th क्लास का स्टूडेंट है रिलेटिव्स में, तो उनको प्लीज़ अलर्ट कीजिए कि 2022 में आपके 12th के मार्क्स काम नहीं आएंगे। अगर आपको बैचलर अच्छी जगह से करनी है तो आप लोग तैयारी करनी शुरू कर दीजिए CU सेट की। अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो तैयारी करें, तो वो मेरा चैनल उनको आप रिफ़र कर दीजिए, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पे दे रही हूँ, और उससे रिलेटेड मैं अनअकैडमी पे भी गाइड कर रही हूँ। मेरी फ्री क्लासेस भी अवेलेबल हैं पार्ट ए के लिए। पार्ट बी में मैं बेसिकली बायोलॉजी के ऊपर काम कर रही हूँ, तो किसी को भी ज़रूरत है तो वो आके वहाँ पे देख सकता है। दूसरे टीचर्स भी वहाँ पे हैं जो स्पेशल क्लास डील करवा रहे हैं, तो सबसे पहले वो सब लोग स्पेशल क्लास को चेक करके कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, और अगर उनको लगे कि उनको 3 महीने में पूरा सिलेबस इन टीचर्स से करना है, तो वो मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 रेफरल कोड यूज़ करके पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिनमें उनको मेरे कोड यूज़ करने से 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप इतना उन अपने जूनियर्स और अपने नॉन वंस के लिए करोगे तो उन बच्चों का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कि इस बार क्या होने वाला है। ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था उन स्टूडेंट्स के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने आते हैं। जो क्वेश्चन है, कंसिडर ए सिंगल लोकस विथ 2 एलील्स विच आर एट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हमें क्या करना है,
सिंगल लोकस को कंसिडर करना है जिस पे 2 एलील है। सिंगल लोकस मतलब आप सब लोग अगर ये लोकस वगैरह चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो मेरे ही चैनल पे देखना कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स बाय स्टडी विद पूजा मित्तल, तो वो आपको एक लेक्चर खुलेगा, उसमें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक ये क्रोमोजोम है, सिस्टर क्रोमोजोम, इस पे ये लोकस है जिसके ऊपर टी जीन प्रेजेंट है, इसके जस्ट साइड में इसी सेम लोकस पे स्मॉल टी जीन प्रेजेंट होता है, इसलिए बोलते हैं एक ही लोकस पे 2 एलील, जो कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप, होमोजाइगस जीनोटाइप की कहा है 0.64 फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इन द पॉपुलेशन। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो हम अपनी साइड से कुछ भी कंसिडर इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि ये डोमिनेंट ही होगा या रिसेसिव होगा। तो 0.64 क्या है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल इसको मैं डोमिनेंट मान लेती हूँ, मतलब पी स्क्वायर की अपने पास वैल्यू है। पी स्क्वायर क्या होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। तो पी स्क्वायर दिया है तो पी क्या आ जाएगा, 0.64 का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट क्या होता है, अंदर वाले का मैं क्या ले लूँ, होल स्क्वायर ले लूँ, तो ये 8 की होल स्क्वायर हो जाएगी। 8 की होल स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट। सबको इतना बेसिक्स मैथ आता होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8। पी की वैल्यू 0.8 आ गई तो पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू होता है 1। क्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 0.8, मतलब 0.2 अपनी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है, 2p क्यू, 2 इंटू में 0.8 इंटू में 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 0.32 अपनी वैल्यू आ जाएगी हेट्रोजाइगस की, जो कि ये थर्ड ऑप्शन है। इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। इसको हार्डी-वेनबर्ग में हमें कंसिडर करना है, या तो ये फॉर्मूला या फिर ये। हमें किसकी फ्रीक्वेंसी दी है, होमोजाइगस जीनोटाइप की, जो कि कैपिटल ए स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी साइड से इसको पी स्क्वायर मान के चल रहे हैं, तो ये यहाँ से अपना पी की वैल्यू आ गई, इसकी हेल्प से हमने क्यू की वैल्यू निकाल दी। फिर वहाँ से हमें हेट्रोजाइगस की वैल्यू निकालनी थी, जो कि क्या आ जाएगी, 2p क्यू। आंसर अपना क्या आ जाएगा, 0.32। तो ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ध्यान रखने वाली ये है कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो, आपको ये क्लियर हो कि फॉर्मूले में एलील पूछा है या जीनोटाइप पूछा है, फॉर्मूले में हमें नॉर्मल पॉपुलेशन की वैल्यू दी है या क्या दिया है। अगर आपको नहीं अभी भी समझ में आया, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो वीडियो को दोबारा देख लेना और स्लो स्पीड में देखना, साथ साथ में खुद क्वेश्चंस को करके देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक तो पक्का रहता है, दो भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और ऐसी ही अमेजिंग क्लासेस के लिए मेरी कोई भी अनअकैडमी की और यूट्यूब की क्लासेस को मिस मत करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि मेरी मेहनत आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर देती है। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन।